नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक में। और आज का एपिसोड है 31, जिसमें ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल स्टार्टिंग और बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि इक्विटी क्या होती है, और हमने ये जाना था कि इक्विटी इज इक्वल टू द ओनरशिप। यानी आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसमें एक छोटा सा ओनरशिप राइट रखते हैं, एक ओनरशिप इंटरेस्ट खरीदते हैं। लेकिन आज का सवाल यह है कि अगर मुझे कंपनी का शेयर खरीदना है तो मैं उस शेयर को कहां खरीद सकता हूं? क्या मैं सीधे कंपनी के ऑफिस जाके परचेज करना होता है? क्या कंपनी मुझे डायरेक्टली वो स्टॉक बेचती है? ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है और स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है? तो आज के एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर की बाइंग कैसे होती है, शेयर की सेलिंग कैसे होती है। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं तो शेयर कहां खरीद सकता हूं, कहां बेच सकता हूं। यह हमारे मॉड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स का एपिसोड नंबर 31 है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। तो आज का वीडियो का मैसेज है कि स्टॉक मार्केट कोई शॉप नहीं है या कोई जगह नहीं है, ये एक रेगुलेटेड मार्केट इकोसिस्टम है जहां एलिजिबल बायर्स और सेलर्स सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएसई और बीएसई क्या है, बायर्स और सेलर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, शेयर की बाइंग और सेलिंग कैसे होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, आईपीओ और स्टॉक एक्सचेंज का क्या कनेक्शन होता है, स्टॉक ब्रोकर और सेबी की बेसिक भूमिका, बेसिक रोल क्या होता है इस इकोसिस्टम में, और स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो मैंने एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है। तो स्टॉक मार्केट एक इकोसिस्टम है जहां एलिजिबल बायर्स और सेलर्स शेयर्स और सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे हम किसी नॉर्मल मार्केट में अगर जाते हैं, वहां बायर होता है, वहां सेलर होता है, प्राइस डिसाइड होती है, फिर उसके बाद बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन होता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन यह एक फिजिकल शॉप नहीं है। ये पूरा ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होता है। पूरा ट्रेडिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक है। पहले का जमाना और हुआ करता था जहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर फिजिकली शेयर्स को वो सेल करता था और एक सामने वाला परचेजर परचेज करता था। अब यहाँ कोई एक फिजिकल जगह नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक के रूप में है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी का शेयर है, आप उसको बेचने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और दूसरी तरफ कोई सेलर है, इन्वेस्टर है जो उस शेयर को खरीदना चाहते हैं। यानी आप सेल करना चाहते हैं और सामने एक बायर है, उसको परचेज करना चाहते हैं। तो आप हो गए सेलर और दूसरी पार्टी हो गई इन्वेस्टर या बायर। अगर दोनों के बीच में एक्सेप्टेबल प्राइस होता है और एप्लीकेबल एक्सचेंज की जो कंडीशंस होती हैं, जो एप्लीकेबल मार्केट कंडीशंस होती हैं, वो अगर मैच करती हैं तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप अपने शेयर को सेल कर देंगे, जो इन्वेस्टर या बायर होगा उस शेयर को परचेज कर लेगा। यही बाइंग और सेलिंग का एक जनरल मैकेनिज्म है जो स्टॉक मार्केट में होता है। तो यानी सेलर के पास शेयर हैं, वो मार्केट में आएगा, और बायर मार्केट में आएगा उसको परचेज करने के लिए। तो मार्केट यहां पे एक कॉमन इंटरफेस है जिससे सेलर और बायर दोनों इंटरेक्ट करेंगे। बायर के पास मनी होती है, वो मनी देगा, सेलर के पास मनी आ जाएगी, और सेलर के पास शेयर हैं, वो मार्केट मीडियम के थ्रू बायर के पास चले जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं इंडिया के अंदर, उसके लिए ट्रेडिंग फ्रेमवर्क और सिस्टम अवेलेबल है। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये एक मार्केट प्लेस है। वहां पे जैसे एनएससी और बीएसई एक मार्केट प्लेस हो गए, उस मार्केट प्लेस में काफी सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, अब उनमें ट्रेडिंग करनी है। तो इस मार्केट प्लेस में एक रेगुलेशन है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो हमारा सेबी है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको भी ये समझना है कि एक मार्केट प्लेस है जहां पे ये सारा ट्रेडिंग होता है। और इंडिया के अंदर आपने नाम सुना ही होगा कि दो प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। एनएसई क्या है? एनएसई बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है।
ये एक इंडिया का मेन एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ लिस्टेड सिक्योरिटीज की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो एनएसई मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज। उसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है, बीएसई। ये भी भारत का एक प्रमुख और काफी हिस्टोरिकल स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। तो आज हमने ये सीखा है कि इंडिया के अंदर दो मार्केट प्लेस हैं ट्रेडिंग के लिए, दो स्टॉक मार्केट्स हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब समझते हैं कि एनएसई और बीएसई में डिफरेंस क्या है। दोनों ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही मेजर एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है और दोनों में ही लार्ज नंबर ऑफ जो सिक्योरिटीज हैं वो लिस्ट हो रखी है ट्रेडिंग के लिए। तो एनएसई बेस्ट है या बीएसई बेस्ट है हम ये नहीं कह सकते हैं। हमें केवल ये समझना है कि एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे लिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। इसमें ऐसा कोई कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है ऐसा नहीं होता है। इसको इस तरीके से ही समझना होता है कि ये दोनों इंडिया के प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे लिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस होता है ये समझना बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि भाई स्टॉक मार्केट हो गया कि एक बहुत ब्रॉडर इकोसिस्टम हो गया और स्टॉक एक्सचेंज हुआ ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्टॉक मार्केट हुआ एक बहुत बड़ी विंडो हो गई, एक बहुत बड़ा सर्किल हो गया, वो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हुआ। और स्टॉक एक्सचेंज उसका एक पार्ट हुआ कि जहां पे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को अवेलेबल है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट को एक इकोसिस्टम की तरह हमारे को समझना चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज उस एक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और उस स्टॉक मार्केट में और क्या क्या चीजें होती हैं, ब्रोकर्स होते हैं, डिपॉजिटरीज होती हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स जैसे और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर के आपका स्टॉक एक्सचेंज बनता है जो कि स्टॉक मार्केट के ब्रॉडर इकोसिस्टम का पार्ट होता है। स्टॉक मार्केट के जो मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं इस इकोसिस्टम में? इन्वेस्टर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, एक्सचेंज खुद होता है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने एनएसए की बात करी और बीएसई की बात करी, डिपॉजिटरीज होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है, रेगुलेटर होता है, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। स्टॉक एक्सचेंज वो होता है कि जहां पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाता है। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? जहां सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम सेव कर सकते हैं। वहां पे हम आजकल फिजिकल तो कुछ सिक्योरिटीज मिलती नहीं है, सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज फॉर्म में होती हैं। तो उनको कहीं सेव करने के लिए जगह चाहिए, तो वो डिपॉजिटरी का काम होता है जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रखता है। और इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज हैं, एक है एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। और रेगुलेटर की बात करें तो भारत में इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है वो प्रमुख रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी जो मेन रोल है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एक स्टॉक मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं, जो इसके इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। सेबी की इंपॉर्टेंस क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा मैंने सेबी आपको बताया, सेबी मार्केट रेगुलेटर है और इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेशन और डेवलपमेंट करना, जो कि इंडिया के जितने भी लॉज हैं उसके हिसाब से सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। वो सिक्योरिटीज मार्केट, एक्सचेंज मार्केट अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, जो वॉचडॉग होता है इंडिया का, वो होता है सेबी। तो सेबी का काम जो होता है वो इन चीजों के ऊपर कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होगी, ट्रेडिंग के ऊपर लॉज करना, कहीं कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग नेगेटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं जिससे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेट हो सकता है, उन सारे फ्रेमवर्क को, उन सारी चीजों को रेगुलेट करना ऐसा काम होता है। लेकिन सेबी का काम आपके प्रॉफिट्स को गारंटीड रिटर्न मिलना, ये उसका काम नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफिट होगा वो तो मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, वो मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिटर्न जो होता है, गारंटीड रिटर्न होता है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आता है, वो मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है
सेबी का काम होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना और लॉज क्रिएट कराना, ताकि एफिशिएंट मैनर में स्टॉक एक्सचेंज हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में वर्कआउट कर सकें। अब समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। देखिए, जब कंपनी पहली बार कैपिटल रेज करती है और पहली बार जब सिक्योरिटीज को इशू करती है, तो इन्वेस्टर्स से जब कैपिटल रेज करना होता है तो ये ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। तो पहली बार जब इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करी जा रही है, पहली बार सिक्योरिटीज इशू करके हम कैपिटल रेज करते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन कहलाता है। और उसके लिए होता है, आपने नाम सुना होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कंपनीज इनिशियल कैपिटल रेज करने के लिए मार्केट के अंदर आईपीओ लेके आती हैं और इसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, या इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आईपीओ क्या है? तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी है और अब पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल को रेज करना चाहती है, तो कंपनी आईपीओ लेकर आएगी। तो उस आईपीओ में आपने पेपर के अंदर भी देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज आईपीओ लेकर आती हैं। उस आईपीओ का एक प्राइस बैंड होता है, उस आईपीओ में अप्लाई करने की एक कट ऑफ डेट होती है। इस तरीके से वो मार्केट में आईपीओ लेकर आती है और जितने भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स होते हैं उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद अगर उनका नंबर आ जाता है तो उनको शेयर का अलॉटमेंट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट होने के बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। एंड दिस इज ऑल थ्रू एक लेट डाउन प्रोसेस है, एक फ्रेमवर्क है कि कंपनी किस तरीके से आईपीओ लेकर के आती है, वो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। और उस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जब इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करती है तो वो शेयर अलॉटमेंट के बाद इन्वेस्टर को शेयर मिल जाता है और कंपनी के पास उसका कैपिटल आ जाता है, जो वो कंपनी उस कैपिटल को अपने डेली बिजनेस और एक्सपेंशन प्लान में यूज करती है। तो यही प्राइमरी मार्केट का बेसिक कंसेप्ट होता है। तो कंपनी है, कंपनी को कैपिटल चाहिए, कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू किए, वो मार्केट प्लेस में प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लेकर के आएगी। उस आईपीओ को लोग बाग सब्सक्राइब करेंगे। वो सब्सक्रिप्शन के बाद जब उनको अलॉटमेंट होगा तो वो इन्वेस्टर्स बन जाएंगे और इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल होगा वो कंपनी के पास आ जाएगा और कंपनी उस कैपिटल का यूज कर लेगी। तो ये हुआ प्राइमरी मार्केट का फुल ट्रांजैक्शन कि किस तरीके से इनिशियल कैपिटल कंपनी मार्केट प्लेस से रेज करती है विद पब्लिक एज इन्वेस्टर्स। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो सेकेंडरी, प्राइमरी मार्केट में इनिशियल कैपिटल रेज कर ली है। अब सेकेंडरी मार्केट में जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा एनएसई या बीएसई पे जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं डिफरेंट कंपनीज की, उनके बीच में सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है सेल का और बाय का। जो सेल करना चाहते हैं सेलर्स, वो इक्विटीज को, वो शेयर्स को, वो स्टॉक को सेल करेंगे और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स जो बायर्स होते हैं, वो उसको बाय करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन टेक केयर करता है सेकेंडरी मार्केट में। तो ये अभी जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ये कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा है, ये तो जो इन्वेस्टर हो रहा है वो खरीद रहा है और जो सेलर हो रहा है जिसको पैसे की जरूरत है वो अपना शेयर सेल कर रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन सब सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन तभी हो सकते हैं जब सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्टेड हो। जैसे अगर एक एग्जांपल से समझें कि अगर आपके पास किसी XYZ कंपनी का शेयर है और आप उसको दूसरे इन्वेस्टर को बेचना चाहते हैं, तो कंपनी को उस ट्रांजैक्शन से नया कैपिटल नहीं मिलता है, ये बस बायर सेलर ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन है। तो स्टॉक एक्सचेंज हैंड्स फ्रॉम ए टू बी, ए ने बेचा और बी के बाद चला गया। तो एक इन्वेस्टर ए है जिसके पास पैसा है, जिसको एक पर्टिकुलर शेयर खरीदना है, वो सेकेंडरी मार्केट में अपने पास जो भी पैसा है उस पैसे को यूज करके सेकेंडरी मार्केट में आएगा। और वहीं इन्वेस्टर भी है जिसको खरीदना है, वो भी सेकेंडरी मार्केट में आएगा। इधर से जो खरीदना चाहता है वो पैसे जो बेचना चाहता है उसके पास चले जाएंगे और जिसके पास शेयर है वो मार्केट के थ्रू बेचने के बाद शेयर होल्डिंग राइट्स किसके पास आ जाएंगे? इन्वेस्टर भी। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। प्राइमरी मार्केट में जब फ्रेश कैपिटल, फर्स्ट टाइम कंपनी कैपिटल लेना चाहती है तो उस समय वो प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन कहलाता है जो आईपीओ के थ्रू होता है। और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होता है, 1-to-1 ट्रांजैक्शन होता है। वो पैसा फिर दोबारा कंपनी के पास नहीं जाता है। तो प्राइमरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज इशू के लिए होता है, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ट्रेड के लिए होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी कैन रेज द कैपिटल फ्रेश और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर ट्रेड्स विद ईच अदर। जैसा प्राइमरी मार्केट में हमने एग्जांपल देखा आईपीओ का, और सेकेंडरी मार्केट में दो स्टॉक आपस में, दो इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। और प्राइमरी मार्केट में
कंपनी इज इन्वॉल्व इन द इशू। जब आईपीओ लेकर के आएगी तो वो कंपनी इशू करती है आईपीओ को, सब्जेक्ट टू सेबी रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टर्म्स एंड कंडीशंस। और सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, कंपनी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आईपीओ इज प्राइमरी मार्केट एंड डेली स्टॉक ट्रेडिंग इज इक्वल टू सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, जब मैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बाय का बटन दबाता हूं किसी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए, तो वो ट्रांजैक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो ये देखते हैं। तो आप हैं, आपने ट्रेडिंग ऐप के अंदर बाय का बटन दबाया, तो वो ट्रेडिंग ऐप जो होती है वो आपका बेसिकली ब्रोकर होता है, वो एक ब्रोकर कहलाता है इस इकोसिस्टम में, उस ट्रेडिंग ऐप को। तो आपने जैसे ही उस ट्रेडिंग ऐप उस ब्रोकर के पे बाय किया तो एक ऑर्डर सिस्टम जनरेट होता है, उस ऐप के ऊपर एक बाय का ऑर्डर क्रिएट होता है। वो ऑर्डर सीधे स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। जितने भी ब्रोकर के एप्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं। तो आपने बाय का बटन दबाया, उस ऐप के थ्रू एक ऑर्डर जनरेट हुआ बाय का, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसमिट हुआ। उसी तरीके से दूसरे एंड पे मार्केट के अंदर कोई बायर होगा, उस बायर ने वहां पे एक बाय ऑर्डर सबमिट किया होगा, वो बाय ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आएगा और बायर का बिड और जो सेलर का बिड है, जब अगर प्राइस मैच हो जाएगा तब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है फंडामेंटल वे में। आपने बाय का ऑर्डर लगाया, एक्सचेंज में गया, सेलर ने सेल का ऑर्डर लगाया, एक्सचेंज में आया, दोनों का प्राइस मैच हुआ, बाय सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। आपको पैसा चाहिए था, आपके पास पैसा फ्लो होके आ जाएगा और जो नया इन्वेस्टर है उसके पास शेयर फ्लो करके चले जाएंगे। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होता है इस इकोसिस्टम में। अब आप अपने ट्रेडिंग ऐप में बाय का ऑर्डर डालते हैं तो वो ऑर्डर बुक के थ्रू मार्केट के अंदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाएगा और एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार जैसे ही मैच होगा उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो क्लियरिंग का प्रोसेस होता है, वो सेटलमेंट का प्रोसेस होता है और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक और सिस्टमैटिक तरीके से एज पर लॉज और जिस तरीके से फ्रेमवर्क किए हुए हैं उस तरीके से एग्जीक्यूट होके सेटल होता है। क्या ब्रोकर ही स्टॉक बेचता है? नहीं, ब्रोकर स्टॉक नहीं बेचता है। ये आपको जो कंफ्यूजन है मैं आज दूर कर देता हूं। ब्रोकर काउंटर पार्टी नहीं होता है। ब्रोकर तो केवल आपको मार्केट की एक्सेस करने के लिए ट्रेडिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जीरोधा एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका एक और प्लेटफॉर्म समझे जैसे ग्रो एक प्लेटफॉर्म है, ये केवल प्लेटफॉर्म है। ये आपको ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप मार्केट को एक्सेस कर सकें। जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है तो वो तो बायर और सेलर के जो ऑर्डर्स होते हैं उसको मैच करने के बाद जब ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तभी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रोकर स्टॉक नहीं बेचता है। ब्रोकर केवल वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने ऑर्डर को मार्केट में बेच सकें, ताकि उस मार्केट के अंदर वो ट्रांजैक्शन मैच होकर के एग्जीक्यूट हो जाए। तो ब्रोकर इज नॉट इन्वॉल्व इन सेलिंग और बाइंग और अ काउंटर पार्टी इन दिस ट्रांजैक्शन। वो तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में ही ट्रांजैक्शन होता है। क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है? एक ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद आप ट्रेड हुआ, बाय सेल ट्रांजैक्शन हो गया, आपने बेचा, आपको पैसा मिल गया और आपने शेयर दे दिया। उस ट्रेडिंग के बाद एक क्लियरिंग होता है, क्लियरिंग के बाद सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट के बाद सिक्योरिटी और मनी, जो स्टॉक है और मनी है, उसका ट्रांसफर होता है दोनों पार्टी के बीच में। तो ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रांजैक्शन का क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस होता है, यानी बायर की तरफ से मनी और सेलर की तरफ से सिक्योरिटीज एप्लीकेबल सेटलमेंट मैकेनिज्म के अनुसार एक्सचेंज इकोसिस्टम में सेटल हो जाते हैं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेटलमेंट प्रोसेस टेकअप करता है एक्सचेंज और कितने इलेक्ट्रॉनिक वे में और कितने विदाउट एनी इश्यूज ये इतना क्लियर वे में होता है कि आपने जितने बेचे हैं उसका पैसा आपको एग्जैक्ट आ जाएगा टैक्स वैक्स कटने के बाद, और जिसको शेयर चाहिए वो शेयर उसको ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों में डीमैट अकाउंट कहां पे आता है? तो डीमैट अकाउंट कहां इसका है तो वो हम एपिसोड 32 में पढ़ेंगे कि डीमैट अकाउंट। लेकिन आप अभी यहां पे ये समझ लीजिए कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करने के लिए
एक जो जगह होती है वो डीमैट अकाउंट होती है, बिकॉज आजकल कुछ भी फिजिकली ट्रेड नहीं होता है, कि कोई भी शेयर कंपनी ना तो फिजिकली शेयर इशू करती है, ना वो जो ट्रांजैक्शन होता है शेयर के रेस्पेक्ट में एक फिजिकल बाय सेल नहीं होती है, सब इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है। तो शेयर खरीदने के बाद उसको रखने की जो जगह होती है वो कहलाता है डीमैट अकाउंट। वो आने वाले एपिसोड 32 में हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि डीमैट का मतलब होता है कि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज फॉर्म में होल्ड करना। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड। लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक चीज नहीं होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ये भी हम एपिसोड 32 में कवर करेंगे आने वाले एपिसोड में, कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बस ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करने के लिए आपने जो भी शेयर्स परचेज किए हैं उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग। देखिए, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी और रिस्क जरूर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक आपका पर्पस है वो किसी बिजनेस में ओनरशिप लेकर उसके पोटेंशियल ग्रोथ और रिटर्न में पार्टिसिपेट करना होता है, ना कि गैम्बलिंग में होता है। अगर कोई भी आदमी बिना रिसर्च के केवल टिप्स के बेसिस पे रूमर्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट में पैसा लगाता है, तो वो एक बिहेवियर स्पेक्युलेटिव नेचर की होती है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को समझने के लिए एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। कहीं केवल जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को लेके स्पेक्युलेटिव बिहेवियर होता है, वो जो डेली ट्रेडर्स होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो ट्रेडर्स के लिए होती है स्पेक्युलेटिव। अदरवाइज स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं होता है। इसको फुल रिसर्च करने के बाद, कंपनी का एवैल्यूएशन करने के बाद, डिसिप्लिन वे में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हम लोगों को एक वेल्थ बिल्ड होती है। तो ये समझते हैं कि स्टॉक की प्राइस क्यों बदलती है। तो देखिए, मार्केट प्लेस में, स्टॉक मार्केट में पूरा जो गेम है वो डिमांड एंड सप्लाई का है, और यही डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, जो लाइफ के पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या स्टॉक मार्केट में सब जगह डिमांड एंड सप्लाई ही वर्क कर रहा होता है। तो स्टॉक की प्राइस में क्यों बदलाव आता है, वो डिमांड होता है। जैसे ही किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे ही बाइंग डिमांड आ गई है, बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है, बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है, तो प्राइस में राइज, तो प्राइस बढ़ जाएगा। हर आदमी को वो स्टॉक चाहिए, वो अपना बिड लगाएगा। डिमांड है, सब लोग चाहते हैं कि XYZ कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं, उस कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो जैसे ही डिमांड होगा तो स्टॉक प्राइस में इंक्रीज। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन खराब हो गया है, परफॉर्मेंस पुअर है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और बहुत सारे शेयर्स अगर मार्केट में आ जाएंगे, तो उनका प्राइस कम हो जाएगा। बिकॉज लेने वाले हो सकता है कि 100 आदमी हो और बेचने वाले 1000 हैं, तो आप देखिए कि कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर हो जाएगा। तो सारा प्राइस डिपेंड करता है बाइंग एंड सेलिंग पे, और इस पे डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या है। अगर डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, तो उसका शेयर के ऊपर दबाव देखने को मिलता ही है, या तो प्राइस बढ़ जाएगा या प्राइस घट जाएगा। और डिमांड एंड सप्लाई को तय करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसा कंपनी के रिजल्ट्स हैं, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, कंपनी की मतलब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट रेट्स में क्या वेरिएशन आ रहा है, इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, US बॉन्ड्स में क्या रेट्स आ रहा है। तो ये भी आपके शेयर प्राइस को इफेक्ट करता है। इंडस्ट्री की क्या न्यूज है, कौन सी इंडस्ट्री बूमिंग है, कौन सी नॉट सो बूमिंग है। जैसे आजकल AI का बूम है, ग्रीन एनर्जी का बूम है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्या है, इन्वेस्टर्स कैसे परसीव करते हैं मार्केट को, कि भाई मार्केट में डायरेक्शंस किस तरीके से हैं, इन्वेस्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव है। ग्लोबल इवेंट्स भी इफेक्ट करते हैं प्राइस को, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को, जो बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर होता है स्टॉक्स को, इसको गवर्न करते हैं। इसलिए स्टॉक प्राइस हर समय कंपनी के लिए करंट प्रॉफिट से डिफाइन नहीं होती है, इन फैक्टर्स का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है, कि अगर ये बोलते हैं कि भाई फ्यूचर आने वाले 5 साल बाद, या आज से हम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद देखेंगे कि किन इंडस्ट्रीज का ज्यादा बूम होने वाला है, AI में बूम है, या मैन्युफैक्चरिंग में बूम है, ग्रीन एनर्जी में बूम है, डिफेंस सेक्टर में बूम है, तो ये सारे इवेंट्स भी जो फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी के लिए, या जो फ्यूचर सेक्टर का ग्रोथ है, उसके पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है। इसलिए स्टॉक प्राइस में बदलाव आता है। इसलिए स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वो हमेशा मार्केट के ऊपर फ्लक्चुएट करते ही रहते हैं।
एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसका स्टॉक 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि कंपनी फ्यूचर में और ग्रो कर सकती है या करेगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों का ये प्रॉफिट देख करके बाइंग इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर बायर्स ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, बिकॉज अगर सभी बायर्स का इंटरेस्ट हो जाएगा तो बाइंग डिमांड आ जाएगी, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब आ जाए, पुअर परफॉर्मेंस आ जाए, या सेक्टर का जो फ्यूचर आउटलुक है वो कमजोर हो जाए, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि इस कंपनी में अभी फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, उस शेयर को सेल करने की कोशिश करेंगे, तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, मार्केट में काफी सारे शेयर आ जाएंगे, तो उसके प्राइस में डाउनवर्ड या डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इन समरी में बोलूं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस प्लस डिमांड एंड सप्लाई प्लस इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, डोमेस्टिक इवेंट्स का तो इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स होता ही होता है, प्लस जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे एक ग्लोबल इवेंट्स का एग्जांपल देता हूं आपको कि अभी स्टेट ऑफ हार्मोज, जो यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, जो आपस में इन लोगों के ऊपर पीस पैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इससे स्टेट ऑफ हार्मोज से जो क्रूड ऑयल की आवाजाही होती है उस पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो इससे क्या हो गया है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर भी काफी इफेक्ट हुआ है, और क्रूड ऑयल के प्राइस पे इफेक्ट हुआ है तो इंडिया जैसी कंपनी जो काफी ज्यादा परसेंटेज इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कितना इफेक्ट होता है, तो इससे हमारा रुपया भी कमजोर हो जाता है। तो आपने देखा कि ग्लोबल इवेंट्स भी स्टॉक मार्केट और कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करते ही करते हैं। बिगनर्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, स्टॉक मार्केट जल्दी पैसा कमाने की जगह नहीं है। आपको इन्वेस्टर बनना है, डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना है, पूरे कंपनी की खोजबीन एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, समझ के तब आगे बढ़ना है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये जल्दी पैसे कमाने की जगह है, तो सेबी की रिपोर्ट है कि 99.99% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करके ही उठते हैं। तो आप ऐसी बहुत सारी जो सेबी की रिपोर्ट्स हैं इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, वो रिपोर्ट्स उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप उनको जाकर के पढ़िए। तो स्टॉक मार्केट जल्दी पैसा कमाने की जगह नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा इन्वेस्टमेंट एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही क्रिएट होती है। 20 रुपए का शेयर सस्ता नहीं होता है, या 2000 रुपए का शेयर महंगा नहीं होता है। ये सब आपको कंपनी के, जब आप हम आगे वाले एपिसोड्स में रेशियोज, कंपनी के वैल्यूएशन, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए समझिए कि 20 रुपए का शेयर सस्ता है और 2000 का महंगा है, ऐसा नहीं होता है। टिप्स के ऊपर बिलीव ना करें, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम चैनल है, प्लस आजकल तो पर्सनलाइज्ड फेक मैसेज और आते हैं टिप्स देने के लिए। उन टिप्स के ऊपर विश्वास नहीं करना है, खुद का रिसर्च करके ही। हाँ, एक जेन्युइन टिप जो ब्रोकर्स हैं वो रिलीज करते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं अपने इनिशियल समझने के लिए, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन आपको हमेशा जो डिसीजन लेना है, खुद की रिसर्च, खुद के इवैल्यूएशन, खुद की समझदारी से ही लेना है। कंपनी के बिजनेस को समझिए कि वो किस सेक्टर में है, वो परफॉर्मिंग सेक्टर है या नॉट सो परफॉर्मिंग सेक्टर है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके क्लाइंट्स क्या हैं, उसके पास इनकम कहां से आ रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो भी चेक करिए। रिस्क हमेशा बना रहता है, रिस्क को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। कोई पर्टिकुलर कंपनी, कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर उसमें कोई इंट्रिंसिक रिस्क है, तो उस रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग हैं। इन्वेस्टिंग आप वेल्थ क्रिएशन के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बनाते हैं। ट्रेडिंग स्पेक्युलेटिव है, वो छोटे टर्म में मुनाफा कमाने वाले जो ट्रेडर्स सुबह से शाम तक लगे हुए हैं कि भाई मैं 1%, 2%, 3% कमा लूं, हमें वो नहीं करना है। ट्रेडर्स अलग होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों डिफरेंट होते हैं, वो हम आने वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो आज की अगर पूरी लर्निंग को मैं कनेक्ट करना चाहूं तो हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि एक इक्विटी है, इक्विटी मतलब शेयर्स एंड स्टॉक। उस इक्विटी को परचेज करके, इन्वेस्ट करके आप एक ओनरशिप राइट, एक शेयर होल्डर बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। ये प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन हो गया अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं आईपीओ के थ्रू। तो आपने बोला कि मुझे असेट एलोकेशन में इक्विटी रखना है। इक्विटी मतलब आप ओनरशिप लेना चाहते हैं, मतलब आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाएंगे।
आपके पास स्टॉक मार्केट है, आप स्टॉक मार्केट के में आप स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हैं, आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस ट्रेड को होने के बाद क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होगा, और उस सेटलमेंट के बाद अगर आपने बेचे हैं शेयर्स तो डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे, और अगर आपने खरीदे हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा जो कोर्स है बिल्कुल एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप वे में आगे बढ़ रहा है। पहले हमने समझा कि भाई शेयर क्या होता है, फिर हम समझ रहे हैं कि शेयर ट्रेड कहाँ होता है, और आने वाले एपिसोड में हम समझेंगे कि शेयर खरीदने के बाद कहाँ पे सेव होता है। तो पूरा मॉड्यूल, पूरी लर्निंग कनेक्टेड है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि भाई एसेट एलोकेशन में आपको कितनी इक्विटी रखनी है, वो इक्विटी कैसे खरीदी जाएगी, और खरीदने के बाद कहाँ सेव होगी, जैसे डीमैट अकाउंट के अंदर। तो आज के एपिसोड को हम समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी और बीएसई, स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सेबी की बेसिक रोल और बेसिक भूमिका क्या है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस, आईपीओ क्या होता है, किस लिए इशू होता है, शेयर की बाइंग और सेलिंग कहां पे होती है, ब्रोकर्स का रोल क्या होता है, क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, और डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो आज आपको क्या करना है, एक किसी लिस्टेड कंपनी को आप सेलेक्ट कीजिए जो स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी या बीएसई दोनों में से कोई भी ले लीजिए, और ये एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक एनालिसिस की तरफ आप अपने माइंडसेट को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, और ये चेक कीजिए कि वो कंपनी क्या करती है, उसका शेयर किस एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एनएससी पे है या बीएसई पे है, उसका करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। और आप शेयर प्राइस देखकर समझ सकते हैं, जब आप उसको शेयर मार्केट में देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स की क्या परफॉर्मेंस है, तब आपको पता चलेगा, जब आप इन परफॉर्मेंस को समझेंगे कि भाई शेयर सस्ता है या महंगा है। तो इन सारी चीजों को समझ में आएगा, और ये आने वाले एपिसोड में हम कवर भी करेंगे कि भाई कंपनी का एवेल्युएशन, कौन कौन से पैरामीटर्स किस तरीके से चेक करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस है। बट इस तरीके से जब आप स्टार्ट करेंगे तो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग एंड आइडेंटिफाइंग कि भाई कंपनी क्या करती है, उसके पास प्रॉफिट्स कहां से आ रहे हैं, जो एक बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो अब आप इस एपिसोड को समझने के बाद मुझे यस या नो में अपना बताइए कि बाय दबाने के बाद शेयर का क्या होता है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, अगर आपने बाय किया है, ऑर्डर किस तरीके से सेलर के पास जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया है, मुझे यस या नो करके मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हमने स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से समझ लिया है। अब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी क्या है, बीएसई क्या है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है, और बाय बटन दबाने के बाद क्या होता है। अब मुझे जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना है तो मुझे कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए, क्या केवल बैंक अकाउंट काफी होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। तो आने वाले एपिसोड में हमें पूरा पता पड़ जाएगा कि शेयर परचेज करने के बाद शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहां पे शेयर रखा जाता है, और हम लोगों को कौन कौन से अकाउंट चाहिए। हमारे को बैंक अकाउंट भी चाहिए, हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए, और हमारे को डीमैट अकाउंट भी चाहिए। ये हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये था स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल टर्म्स, किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट को एज अ बिगनर समझ सकते हैं। हम धीरे धीरे करके इस कोर्स में पूरा जो नॉलेज है इसको एक्सपर्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे, लेकिन आज आपको ये समझना है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था स्टॉक मार्केट के बारे में, ताकि बेसिक चीजें और फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाएं। तो आगे जिससे आपको कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, what is the right time to buy, what is the right time to sell, what is the right price to purchase a stock, और किस प्राइस पे एग्जिट होना होता है, प्लस हम किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि हम एक शेयर को खरीदने के बाद अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो हम लोगों को ज्यादा लॉस नहीं हो। तो इस तमाम तरीके के जो स्टॉक मार्केट के जो चीजें हैं वो हम आपको धीरे धीरे एक्सपर्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके के वीडियो लेकर के मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।